प्रयागराज संगम में सीएम धामी ने परिवार संग किया नौका विहार। त्रिवेणी संगम पर लगाई आस्था की डुबकी। भगवान सूर्य को भी दिया अर्घ्य। नैनीताल के 7 साल में माउंटेन बाइकिंग के मुकाबले शुरू। 19 राज्यों के 72 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित होंगे मुकाबले। हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई दर्जन भर झोपड़ियां। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपरिवार प्रयागराज महाकुंभ यात्रा पर हैं। सीएम धामी परिवार को प्रयागराज लेकर पहुंचे, जहां पर आज सुबह धामी ने पूरे परिवार के साथ गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने गंगा के संगम पर महाकुंभ स्नान किया। इस बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई, जब सीएम धामी प्रयागराज महाकुंभ में अपनी माता जी को भी अपने हाथों से स्नान कराते हुए दिखाई दिए, जिसमें उनकी पत्नी ने भी सीएम का सहयोग किया। सीएम धामी ने इस पर सोशल मीडिया में लिखा कि आज प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के पुण्य सलिल में माता जी को स्नान कराने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई स्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इन अवस्थापना सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इन खेल स्पर्धाओं में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक मजबूत आधार भी मिल रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं अब तक आतिथ्य तक राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के नजरिए से 35 मेडल प्राप्त हो चुके हैं और इस बीच अवस्थापना संबंधी जो कार्य किए गए हैं वो आगे भविष्य के लिए जो युवा हैं उनके काम आएंगे। वो चाहे साइकिल का ट्रैक हो, चाहे शूटिंग रेंज हो, स्विमिंग पूल हो, या बॉक्सिंग के लिए जो इंफ्रा डेवलप किया गया है, या बैडमिंटन कोर्ट बनाई गई हो। अलग अलग खेलों के लिए जितनी भी अवस्थापनात्मक सुविधाएं विकसित की गई हैं, भविष्य में उनका उपयोग युवा और अन्य जो खेल प्रेमी हैं, जिस भी खेल को खेलना चाह रहे हैं, एक बेहतर सुविधा उनको मिलेगी। जहाँ तक इन जो हमारी अवस्थापनाएं सुविधाएं बनी हैं उनको कैसे चलाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसको कैसे मेंटेन करें, उसका कैसे उपयोग करें, और कैसे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनके हित में लगातार उनका उपयोग हो। भविष्य में कैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए अलग अलग खेलों की, ताकि एक माहौल भी बना रहे खेल का और लोगों की अभिरुचि भी उसमें पैदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में परिवार संग पवित्र त्रिवेणी में पावन स्नान किया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सीएम धामी संत सनातन की जागरूकता को बढ़ावा देते हैं, जिसके तहत उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून भी लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज में गंगा स्नान कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय है। जिस प्रकार से वो वहाँ पे उनका गंगा स्नान करवा रहे हैं, पूरा पुत्र होने का धर्म निभा रहे हैं, वो काफ़ी एक अच्छा कार्य उन्होंने किया है, जो कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उसको देखकर उससे काफ़ी कुछ सीखे। और उत्तराखंड मंडपम जो हमारे प्रयागराज में बना है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है। बाकायदा वहाँ पे गंगा नदी में स्नान भी कर रहे हैं, वहाँ पे पूरा नाव से घूम भी रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि वो अपने सनातन धर्म से किस प्रकार से प्रेम करते हैं और सनातन धर्म को किस प्रकार से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये काफी काबिल तारीफ। नैनीताल के 7 ताल में 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत माउंटेन बाइकिंग के मुकाबले शुरू हो गए हैं, जिसमें 19 राज्यों के 72 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। माउंटेन बाइकिंग में पुरुष और महिला वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे, जिसमें यह सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि नेशनल गेम्स में पहली बार माउंटेन बाइकिंग इवेंट को शुमार किया गया है, जो उत्तराखंड के माउंटेन बाइकिंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा।
ये माउंटेन बाइकिंग, इसका पिछले जब जितना भी नेशनल गेम्स हुई है, कभी माउंटेन बाइक इंक्लूजन नहीं था। ये नेशनल गेम्स पहला नेशनल गेम्स है जिसमें माउंटेन बाइक की इंक्लूजन किया गया है। एंड आई थैंक GTCC फॉर इंक्लूजन ऑफ द माउंटेन बाइक। और इसमें इस स्टेट की काफ़ी डेवलपमेंट होनी है अगले साल में। जो कोर्स अभी बनवाए हैं, ये कोर्स अगर ये उत्तराखंड की जो एसोसिएशन है माउंटेन बाइक लवर्स है, इसको अगर मेंटेन करे, दिस कोर्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन आवर कंट्री। और इसमें इस कोर्स को अगर सही तरह इस्तेमाल किया जाए, इसमें काफ़ी टूरिस्ट इनफ्लो हो सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील बोहरा फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये देखा गया कि माउंटेन बाइकिंग को इस बार भी शुमार किया गया है, कितना उत्साह आप देखते हैं माउंटेन बाइकिंग को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे खिलाड़ियों में, और तैयारियां क्या है? संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से माउंटेन बाइकिंग को शुरू किया गया है नैनीताल के साथ ताल में, तो माउंटेन बाइकिंग के जो मुकाबले हैं वो यहाँ पर शुरू भी हो गए हैं। और ऐसे में क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत इसे पहली बार शुरू किया गया और इसका गौरव भी उत्तराखंड को मिला है, और जो ये खिलाड़ी हैं जो माउंटेन बाइकिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक तो माहौल भी है, और ख़ासतौर पर उत्तराखंड और वो भी नैनीताल जैसी जगह हो तो यहाँ पर उत्साह और भी ज़्यादा दोगुना हो जाता है। तो माउंटेन बाइकिंग के मुकाबले शुरू हो गए हैं नैनीताल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत। यहाँ पर महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है जिसमें खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश से रानीखेत छावनी परिषद सभागार पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के टिप्स दिए। वर्क प्लेस वेलनेस कार्यक्रम के तहत एम्स ऋषिकेश के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष और उनकी टीम ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के टिप्स दिए हैं। उन्होंने बीमारी को आने से रोकने तथा मानसिक तनाव को दूर रहने की सलाह दी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष एम्स ऋषिकेश से एक वेलनेस एक्सपर्ट हूं और एडिशनल प्रोफेसर हूं वहां पर कम्युनिटी फैमिली मेडिसिन। यहां पर जो हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ हैं मिस्टर कुणाल रोहिला सर जी ने यहां पर मुझे बुलाया था कि उनके एम्प्लॉयज़ के लिए एक वेलनेस प्रोग्राम किया जाए। और आज के समय में वर्क प्लेस वेलनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कई ऐसे रोग हैं जिनके लिए हमारा एम्स ऋषिकेश ऐसा प्रयास कर रहा है कि बीमारी होने से पहले ही हम लोगों के वेलनेस के बारे में बात करें और ये बीमारी हो ना पाए। तो बीमारी ना हो इसके लिए हम फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग कैसे हम करें, इसके लिए वर्क प्लेस होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसमें आज कैंटोनमेंट एरिया के जितने भी स्टाफ थे उनके साथ एक रूबरू हुए, उनके साथ एक वर्कशॉप हुई और जिसमें काफ़ी लोगों ने इस सेशन का फ़ायदा उठाया। और मुझे आशा है कि आज जो चर्चाएं हुई उनके मेंटल हेल्थ के लिए, उनके इमोशनल हेल्थ के लिए और कैसे वो अपनी बीमारी पर खुद ध्यान रख सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर सभी लोगों के बीच में चर्चा हुई। मुझे लगता है कि वो लाभान्वित हुए होंगे। नमस्कार। हरिद्वार पुलिस ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 और ऑपरेशन नई किरण को सफल बनाने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। इसी के तहत ग्राम जस्सावाला, थाना पिरान कलियर में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें चौकी प्रभारी धनौरी उप निरीक्षक हेमदत्त भारद्वाज के नेतृत्व में ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही विजुअलाइजेशन और पम्पलेट के जरिए भी नशे के खिलाफ प्रचार किया गया है। साथ ही नशा करने वालों की काउंसलिंग कर उन्हें नशा मुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा दी गई है। हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से दर्जन भर झोपड़ियां जलकर राख हो गई। गनीमत रही आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। झोपड़ियों में आग लगने पर आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है
हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू फिलहाल पा लिया है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में लगी आग ने नुकसान कर दिया। तो दर्जन भर ऐसी झोपड़ियाँ हैं जो जलकर यहाँ पर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट वजह मानी जा रही है कि इसकी वजह से आग लगी होगी। हालांकि इस पर जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन काफ़ी कुछ जलकर राख हो गया। तो इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण है। जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में ये आग लगी है, फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन सारी झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर जलकर राख हो गई। यहाँ रखा तमाम सामान भी जलकर राख हो गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, आग लगने की मुख्य वजह क्या कुछ रही है और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है झुग्गी झोपड़ी में आग लगने के बावजूद? बिल्कुल, देखिए रवि, हरिद्वार के पंदीप पार्किंग में अचानक से झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी और आग लगने से यहाँ पे चपेट में आकर दर्जन भर से जो अधिक झुग्गी झोपड़ियां थी वो जलकर राख हो गई। यहाँ पे गनीमत यह रही कि इस समय किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि झोपड़ी से तमाम जो लोग थे जो उसमें निवास करते थे वो आग लगने की सूचना पे तुरंत बाहर निकल के आ गए। लेकिन ऐसे में जो उनका सामान था वो तमाम राशन सहित अन्य जो खाने पीने की वस्तु थे, कपड़े थे, वो जलकर यहाँ पे खाक हो गए, जिसको लेकर यहाँ पे काफी जो लोग थे वो यहाँ पे निवास दिखाई दे रहे थे। हालांकि मौके पर जो सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो मौके पर पहुंच गई थी। आग पर काफी वक्त काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिजली के शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। हालांकि इससे अलग भी क्या कारण था उसकी भी टीम पूरी जांच कर रही है और कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ फायर ब्रिगेड के द्वारा जांच की जा रही है। जी रवि। ठीक है मनोज, आप कह रहे हैं कि जांच की जा रही है, आखिर इसकी पूरी वजह क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। बीजेपी विधायक बृजभूषण गैरोला से खास बातचीत की गई है। डोईवाला से विधायक हैं बृजभूषण गैरोला। राज्य में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर चर्चा की। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। शीतकालीन यात्रा और पीएम मोदी के दौरे पर भी उन्होंने बातचीत की है। देवभूमि उत्तराखंड से पीएम मोदी का काफी लगाव है। राज्य के विकास के लिए हमेशा पीएम का सहयोग मिला, ये बात उन्होंने कही है। भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राज्य में राष्ट्रीय खेल जारी हैं, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कितना बढ़ावा युवाओं को मिलता हुआ नजर आ रहा है? हमारे लिए तो बहुत ही गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं कि हमको यहाँ 38वां जो हमारा नेशनल गेम हो रहा है और पूरे देश के हर राज्यों के यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस उद्घाटन अवसर पर यहाँ पर आए। और आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर अच्छा यहाँ पर पूरे राज्य में बहुत अच्छा हर मैक्सिमम जिलों में ये कार्यक्रम हुआ है। अच्छा भाई साहब, क्योंकि आपके क्षेत्र से भी काफ़ी युवा जा रखे हैं, खिलाड़ी जा रखे हैं, किस तरह से आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मेरे राज्य से भी हमारे क्षेत्रों से भी अच्छे परफॉर्मेंस हमारे यहाँ के उत्तराखंड के खिलाड़ियों की रही है। कई गोल्ड यहाँ जीते हैं, अपना सिल्वर भी जीते हैं, अपने कांस्य भी जीते हैं, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हम मेरा उत्तराखंड का जो हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो पूरे एशियाज भी खेलेंगे, कॉमनवेल्थ में भी जाएंगे और ओलंपिक भी खेलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस अब शीतकालीन यात्रा भी जारी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं शीतकालीन यात्रा के भ्रमण के दौरान। किस तरह से आप इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तो एक उम्मीद रहती है कि संख्या भी बढ़ेगी और इससे आय का स्रोत भी बढ़ेगा? निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से बहुत प्यार, बहुत लगाव है और उत्तराखंड के विकास के लिए वो लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनका हमेशा उत्तराखंड के विकास के लिए उनका हमेशा सहयोग हमेशा मिलता रहा है। यहाँ पर हमारे चारों धाम, श्री बद्री धाम, श्री केदार धाम, केदारनाथ जी का है, हमारा गंगोत्री यमुनोत्री के जो हमारे धाम हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं। और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी हमारे श्री बद्रीनाथ जी के धाम के कपाट खुलते हों, केदारनाथ जी के धाम के कपाट खुलते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और बड़ी संख्या में देश विदेश के सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू धर्मावलंबी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी यहाँ पर शीतकालीन के भी यहाँ पर अभी जैसे कहा जा रहा है, आपने पूछा है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उससे यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर बहुत से तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे।
अच्छा भाई साहब, क्योंकि राज्य में यूसीसी भी आप लोगों ने लागू कर दिया है, ऐसे में कैसे देख रहे हैं यूसीसी लागू होने के बाद कैसा माहौल नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी तक लगातार रजिस्ट्रेशन भी लोग कराते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा था कि इससे तो हंगामे होंगे और ये भी कह रहा था कि लव जिहाद के मामले बढ़ेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यूसीसी तो आपने देख लिया है कि अभी हमारा 27 जनवरी को यहाँ पर लागू हो गया है और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में खुशी है और काफ़ी लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अच्छा वातावरण है। कहीं विपक्ष तो कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, उसका तो विरोध का विरोध करना है, उसका तो हर अच्छाई में भी उनको कमियां नज़र आती हैं। लेकिन हम समझते हैं कि यूसीसी बहुत अच्छा बना है और हमारे स्टेट को ये देश का पहला राज्य बना है कि यहाँ पर यूसीसी लागू हो चुका है। अच्छा भाई साहब, क्योंकि बजट सत्र भी होने जा रहा है और ऐसे में केंद्रीय बजट भी आ गया है जिसमें 12 लाख तक की आय पर छूट दी गई। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिहाज से कैसा बजट होगा, कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, केंद्र का जो बजट अभी हुआ है बहुत अच्छा बजट है। समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आपने जो 12 लाख तक टैक्स में जो हमको इसमें छूट दी गई है, ये तो अपने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये किया है। और जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसे विकास का कार्य हो उसके लिए बजट में विशेष व्यवस्था रखी गई है। उत्तराखंड के क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों का जहाँ जहाँ अच्छा है, चाहरावाला का हो, हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर का हो, रेलवे स्टेशनों के का अच्छा जीर्णोद्धार अच्छा वहाँ पे हो सके, डेवलप हो सके, उसके लिए भी काम किया गया है। हमारे रेलवे में भी हमारे लिए बहुत अच्छी बजट की व्यवस्था की गई है। जो हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे का काम चल रहा है तो उसमें कोई पैसे की कमी नहीं रखी गई है। पेयजल हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो आ रहा है तो ये सारा उत्तराखंड को उसका लाभ मिलेगा। बागवानी का है, हॉर्टिकल्चर का है, एग्रीकल्चर का है, सेक्टर है, उसमें हर सेक्टर में हमको उसका लाभ मिला है। अभी हमारे यहाँ पे भी उत्तराखंड का भी हमारा यहाँ पर स्टेट का भी हमारा बजट आएगा और अभी उसमें बहुत से लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं, जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं क्या क्या हो सकता है, तो निश्चित तौर पर हमारा अच्छा होगा। भाई साहब, अंतिम सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में आए, उन्होंने एक चिंता जाहिर ये की है कि पहाड़ों में पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़मीनें जो है वो बंजर होती हुई नज़र आ रही है। तो क्या राज्य सरकार इसको, उनके जो सुझाव हैं उनको रखेगी और इस पर काम करेगी? निश्चित तौर पर कुछ वर्षों में पलायन तो हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा उत्तराखंड में 2017 से वर्तमान तक हमारी सरकार है और हमारी सरकार के द्वारा यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार देने के लिए पूरी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे अपना छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग कोई भी लगाना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसमें हमारी सरकार उनको बड़ा सहयोग कर रही है। और आपने देखा कई होम स्टे हमारे उत्तराखंड में अब बन गए हैं, तो लोग अपना रोज़गार भी कर रहे हैं, स्वरोजगार भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब भी आपने देख लीजिए कि हमने इन 3 साल के अंदर हमने 19,000 से अधिक लोगों को रोज़गार दिया है। तो रोज़गार, सरकारी रोज़गार हो चाहे हमारा स्वरोजगार हो, उसके लिए भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। जो हमारे समूह हैं यहाँ पर, उन समूहों को सशक्त करने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम कह रहे कि कुछ नहीं हो रहा है। बागवानी के क्षेत्रों में भी आप लोगों को देखिए कि अपने लोगों ने अपनी खेतियों को लेकर के खुद भी अपना खेती किसानी शुरू करने लगे। कैश क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए हो चाहे बागवानी के लिए हो, उसमें भी काम किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि हर गांव हर क्षेत्रों में लोगों ने अपने सौर ऊर्जा को भी एक रोजगार का साधन बना करके सौर ऊर्जा प्लांट लगा रहे हैं। यहाँ पर है सरकार उसको सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है। पीएम सौर योजना है, उसका लाभ लिया जा रहा है। तो ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे आज हमारा उत्तराखंड के लोग जो है मजबूत हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं और स्वावलंबी हो रहे हैं, अपने पैरों में खड़ा हो रहे हैं। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए बृजभूषण ग्यारोला जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नैनीताल में श्री राम सेवक सभा की तरफ से 6 मार्च से 13 मार्च तक होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर श्री राम सेवक सभा सभागार में पदाधिकारियों ने महिला दलों के साथ होली महोत्सव को लेकर बैठक की। श्री राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 29वें फागोत्सव का शुभारंभ 6 मार्च को महिला होली जुलूस और स्वांग के साथ शुरू होगा। 7 मार्च को राम सेवक सभा प्रांगण में महिला बैठकी होगी। 9 मार्च को चीर बंधन और रंग धारण होगा।
समय पर ऐसे कार्य 29वां फागोत्सव है। इस 29वें फागोत्सव में राम सेवक सभा ने हर वर्ष की तरह तैयारी करी है, लेकिन इस वर्ष से विशेष रूप से हमने बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए भी हमने कार्यक्रम रखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले जो है महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए तलीताल से एक बहुत बड़ा विशाल जुलूस यहाँ पर निकलने वाला है, जो नैनीताल की एक विशेष रूप से जो है उस दिन बहुत देखने लायक होगा। साथ ही मैं यह बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सॉन्ग का कार्यक्रम भी रखा है। देखिए हमारी जो सॉन्ग है हम विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने बच्चों के लिए सॉन्ग कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा हुआ है। साथ ही हम लोगों को यह भी एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग केमिकल रंगों का प्रयोग ना करें। जो हमारा होली जुलूस 13 तारीख को बहुत बड़ा यहाँ पर नैनीताल की जनता, जिसमें आप लोग भी भाग लेते हैं, वो होली जुलूस जब निकलेगा उसमें हम लोग हर्बल रंगों का प्रयोग करेंगे। लगभग 150 कुंतल रंग जो है राम सेवक सभा द्वारा मंगाए गए हैं, जो जिस दिन उसका जब वो पूरे शहर में उड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में शुरुआती 15 दिनों तक तीर्थयात्रियों को रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगी, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण कर सकेंगे। इस संबंध में प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने चारधाम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार चारधाम को पर्यटन स्थल बना रही है। पिछली बार भी चारधाम की यात्रा में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछले साल आई परेशानियों पर मंथन करने के बाद यात्रा को शुरू करना चाहिए। चाहिए। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी, लेकिन ये जो इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें उसकी व्यवस्था उनको बनानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था ना हो जिस प्रकार से यहाँ पे देहरादून में स्टेडियम के अंदर उन्होंने लोगों का एग्रीमेंट, लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और भीड़ इतनी बढ़ गई वो उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। उनके रहने की, उनके खाने की और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसकी भी सरकार को पहले बैठक लेनी चाहिए, अधिकारियों से बात करके सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद यात्रा को शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो चारधाम यात्रा है विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, शीतकालीन शुरू कर रहे हैं, इसमें लोगों को दुनिया भर की समस्याओं का सामना भी होता है, क्योंकि ठंड का समय है, रहने की वहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था किस प्रकार की है। सरकार को इस विषय में जो यात्री आ रहे हैं उनका समुचित ध्यान रखना चाहिए और यात्रा में निश्चित तौर से लोग आएंगे तो प्रदेश का डेवलपमेंट भी होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भी संतों में समान नागरिक संहिता की गूंजी और संतों ने कुंभ में यूसीसी लागू करने पर मुख्यमंत्री का सम्मान किया। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि हर्ष का विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे धरातल पर उतारा। साधु संतों का महाकुंभ में सीएम का सम्मान करना दर्शाता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से संतों में खुशी है। हर्ष का विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से उसको धरातल पर उतारा है। और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं यूसीसी को लागू करने के लिए। संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी धर्मों को एक कानून पे लाकर पिरोने में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष। उत्तराखंड के खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए।